नमस्कार। JCERT के DG स्कूल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 6 का सामाजिक विज्ञान के तहत इतिहास का पुस्तक हमारा गौरव का अध्याय 4, जिसका नाम है आरंभिक नगर, पढ़ना शुरू कर दिए हैं। इसके पूर्व वीडियो में हम लोगों ने जान लिया है कि 2 आरंभिक नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की नगरीय स्थिति कैसी थी और वहाँ का जीवन कैसा था। अब उसके आगे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग वहाँ की अनूठी शिल्प कला के बारे में पढ़ेंगे। मुहर, जिसको स्टाम्प कहते हैं, मुहर और मुहरबंदी क्या है ये जानेंगे। और बच्चों, विश्व की अन्य सभ्यताओं, ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अलावा अन्य सभ्यताओं के बारे में हम लोग इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले वहाँ की अनूठी शिल्पकारी के बारे में जानते हैं। बच्चों, हड़प्पा संस्कृति की खुदाई से कई चीज़ें प्राप्त हुई है। अधिकतर चीज़ें पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी वस्तुओं से बनाई गई है। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते हैं। बच्चों, इन वस्तुओं को जो बनाते हैं उनको हम लोग शिल्पकार कहते हैं और इस कार्य को शिल्पकारी कहा जाता है। गहने और बर्तन सोने, चांदी तथा अन्य बहुमूल्य वस्तुओं से भी बनाए जाते थे, जिस पर सुंदर नक्काशी की जाती थी, फूल वगैरह का चित्र बनाया जाता था। आज भी इन बहुमूल्य धातुओं से आभूषण और बर्तन बनाए जाते हैं। बच्चों, मनके, जिसको हार कहते हैं, गले में पहनते हैं। वाट मतलब वटखरा, जिससे वजन किया जाता है। और फलक, इसको हम चाकू भी कह सकते हैं, जो धारदार होता है और काटने का काम आता है। तो ये सब बड़े सुंदर ढंग से बनाया जाता था। यह कहा जाता है कि स्वर्णकार और कारीगर काफ़ी पारंगत थे, बहुत ही प्रशिक्षित थे, बहुत सुंदर सुंदर वस्तुएं बनाते थे। बच्चों, एक जानकारी की बात है कि आग में पक्के मिट्टी के बर्तनों को टेराकोटा कहा जाता है। आप देखें हैं कि हमारे यहाँ भी आग में पकाकर घड़ा, सुराही आदि बनाया जाता है और भी कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन बनते हैं, तो ये टेराकोटा कहलाता है। बच्चों, यहाँ एक चित्र देखिए। इस चित्र को आप बहुत ध्यान से देखिए। यह चित्र हड़प्पा काल में प्रचलित वाट का चित्र है, बटखरा का चित्र है। इसे चर्ट पत्थरों से बनाया गया था। पत्थर का नाम है चर्ट, उन पत्थरों से बनाया गया था और इसका उपयोग बहुमूल्य धातुओं या अन्य वस्तुओं को तौलने के लिए होता था। बच्चों, अब ये दूसरे चित्र को देखिए। यह मनका मतलब हार का चित्र है, गले में पहनने वाला मनके का चित्र है। इनमें से कई मनके कॉर्निलियन पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काट या तराश कर मनके बनाए गए थे। माला बनाने के लिए मनकों के बीच में छेद किया जाता था। अब बच्चों, ये तीसरे चित्र को देखिए। यही फलक है। तो सुंदर फलक बनाए जाते थे, जिनका उपयोग किसी भी चीज़ को काटने के लिए किया जाता था। बच्चों, मोहनजोदड़ो से बुने हुए सूती कपड़े का एक टुकड़ा भी मिला है। इसके अलावा चांदी के बर्तन एवं तांबे की कुछ वस्तुओं में सूती कपड़े के टुकड़े एवं धागे चिपके हुए प्राप्त हुए हैं। अन्य कई स्थानों से भी प्राप्त कुछ वस्तुओं पर सूती कपड़े की छाप देखने को मिलती है। अतः कहा जा सकता है कि इस समय सूती वस्त्र एवं बुनाई उद्योग विकसित था। ऐसा प्रमाण मिलता है कि कताई के लिए, माने धागा बनाने के लिए, तकलियों का प्रयोग होता था। तकली से धागा बनाया जाता था और धागे से सूती कपड़े बनते थे। बच्चों, आप लोगों ने अध्याय 3 पढ़ लिया है और उसमें आप जिन गांवों के बारे में पढ़ा है, क्या वहाँ भी धातु का प्रयोग होता था? सोचिएगा बच्चों, और नहीं तो एक बार और फिर पढ़ लीजिएगा। क्या वे पत्थरों के वाट यानी कि बटखरा बनाते थे? तो ये 2 सवाल का उत्तर आपको फिर से अध्याय 3 पढ़ने से ही पता चलेगा।
बच्चों अब आइए हम मुहर और मुहरबंदी के बारे में जानते हैं। बच्चों एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजे जाने वाले सामान से भरे डब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए, उसमें पहचान देने के लिए मुहरों का प्रयोग होता था। थैलों को बंद करने के बाद उसके ऊपरी हिस्सों में लगे गांठों पर मिट्टी का लेप लगाकर मुहर लगाई जाती थी, मतलब उसको सील किया जाता था। आज भी हम बहुत सी वस्तुएं आती जाती उसको सील किया जाता है। मुहर की छाप को ही मुहरबंदी कहा जाता है। अगर किसी वस्तु को हम सील कर रहे हैं तो ये सील करने की प्रक्रिया, मुहर लगाने की प्रक्रिया मुहरबंदी कहलाती है। मुहर की छाप का नहीं टूटना इस बात को बताता है कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुआ है। आज भी आप सुनते होंगे कि सील कर दिया गया, तो जब तक वो सील रहता है वहाँ वो कोई भी छेड़छाड़ नहीं करता है। बच्चों वस्तुओं का निर्माण कुशल कारीगरों या विशेषज्ञों द्वारा किया जाता था। विशेषज्ञ या कारीगर किसे कहेंगे? किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति विशेषज्ञ कहलाता है। उस विषय में वो पारंगत होता है, सब कुछ जानता है, तो उसे हम विशेषज्ञ कहते हैं। जैसे पत्थर तराशना, मनके यानी कि हार चमकाना, या फिर मुहरों पर पच्चीकारी करना, मतलब उसको खोदकर उसमें चिन्ह बनाना आदि विशेषज्ञ ही कर सकते थे। बच्चों यहाँ चित्र को आप ध्यान से देखिए, तो इस चित्र को देखने से आपको पता चलेगा कि मूर्ति का चेहरा बड़े आकर्षक ढंग से बनाया गया है और इसकी दाढ़ी भी अच्छी तरह से दर्शाई गई है। ऐसा काम कोई विशेषज्ञ मूर्तिकार ही कर सकता है, आम आदमी ऐसा पत्थर का मूर्ति नहीं बना सकता है। क्या इन सुंदर मूर्तियों को केवल पुरुष ही बनाते थे? बच्चों इसका कोई निश्चित प्रमाण वहाँ नहीं मिलता है। ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं मिला है जिससे लगे कि सिर्फ पुरुष ही बनाते थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि इन्हें स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर बनाते थे। बच्चों अब चलिए हम लोग विश्व की अन्य सभ्यताओं के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जिस समय हड़प्पा सभ्यता का विकास भारत में हो रहा था, उसी समय विश्व की अन्य सभ्यताएं फल फूल रही थी। बच्चों जब ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता का विकास हो रहा था, उस समय भारत विभाजित नहीं था। उस समय भारत और अभी का वर्तमान पाकिस्तान और वर्तमान का बांग्लादेश सभी एक साथ जुड़े हुए थे और सभी भारत कहलाते थे। इसलिए हड़प्पा सभ्यता का विकास भारत में हुआ है ऐसा कहा जाता है। तो उसी समय विश्व की अन्य सभ्यताएं फल फूल रही थी। बच्चों एक जगह है मेसोपोटामिया, यह भी हड़प्पा की समकालीन सभ्यता है। मैंने इधर हमारे यहाँ हड़प्पा की सभ्यता विकसित हो रही थी, तो वहाँ मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हो रही थी। बच्चों यह दजला और फरात नदियों के बीच विकसित हुई है और ये अभी आधुनिक इराक, सीरिया, तुर्की और ईरान के क्षेत्र में शामिल थे। बच्चों इसे कांस्य युगीन सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है, जहाँ कांसा का प्रयोग शुरू हुआ। बच्चों मेसोपोटामिया का यूनानी अर्थ होता है दो नदियों के बीच। तो यह चूँकि दो नदियों के बीच विकसित हुआ था मेसोपोटामिया सभ्यता, दजला और फरात नदियों के बीच, इसलिए इसका नाम मेसोपोटामिया पड़ा। बच्चों सैंधव निवासियों का विश्व के अन्य कई देशों के साथ भी व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंध था। ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता ही सैंधव सभ्यता भी कहलाता है। बच्चों तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के लोगों का संबंध अन्य देशों से व्यापार के लिए था। लोथल एवं अन्य सैंधव नगरों से मेसोपोटामिया की विविध वस्तुएं जैसे खानेदार मनके, मतलब खाना बना हुआ मोती मनका जिससे माला बनता है, सेल खड़ी की बटन आदि मिली है। बच्चों ये आपसे पूछा जाएगा, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। बच्चों मेसोपोटामिया की खुदाई में हड़प्पा मूल का तांबे का श्रृंगारदान मिला है। मतलब हड़प्पा में ये श्रृंगारदान बनता था, लेकिन मेसोपोटामिया में मिला है, मतलब यहाँ से व्यापार के तहत वहाँ भेजा जाता होगा। तो ये विश्व की अन्य सभ्यताओं से हमारी यहाँ की सभ्यताएं जुड़ी हुई थी।
बच्चों अब एक फेयंस क्या है ये जान लीजिए। फेयंस को बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर बनाया जाता था। बाद में इस पर चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस परत का रंग सामान्यतः नीला या हल्का होता था। फेयंस से निर्मित मन के चूड़ियाँ, बालें, मतलब चूड़ी की तरह ही बाला जो होता है हाथ में पहनते हैं वो बालें, और छोटे बर्तन मिले हैं। बच्चों यहाँ चित्र में देखिए हड़प्पा की एक मुहर है जिसमें एक सांड का चित्र बना हुआ है, और दाहिने तरफ देखिए पक्की मिट्टी की खिलौने बने हुए हैं। तो ये सब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिले हैं। बच्चों यहाँ प्रमुख सभ्यताओं का नाम दिया हुआ है, प्रमुख स्थलों का नाम दिया हुआ है, और ये किस नदी के किनारे विकसित हुआ था उस नदी का नाम दिया गया है, और अभी वर्तमान में इनको किसने खोज निकाला है उन पुरातत्ववेताओं का नाम दिया हुआ है, किस वर्ष इसे खोजा गया यह बताया गया है, और ये वर्तमान में कहाँ स्थित है यह बताया गया है। तो सबसे पहले अभी तो हम लोग हड़प्पा के बारे में पढ़े, तो ये रावी नदी के किनारे बसा हुआ था, और इसको किसने खोजा है? दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स ने, और इसको 1921 ईस्वी में खोज कर निकाला गया, और वर्तमान में यह पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला में स्थित है। दूसरा है मोहनजोदड़ो। ये सिंधु नदी के किनारे विकसित हुआ था, और इसको राखाल दास बनर्जी खोज कर निकाले हैं, और इसको 1922 ईस्वी में खोज कर निकाले हैं, और यह भी पाकिस्तान का सिंध प्रांत का लरकाना जिला में स्थित है। तीसरा है बच्चों चान्हो दड़ो। यह भी सिंधु नदी के किनारे विकसित हुआ, और इसको गोपाल मजुमदार खोज कर निकाले हैं, और कब निकाले? 1931 ईस्वी में निकाले, और यह भी वर्तमान सिंध प्रांत यानी कि पाकिस्तान में स्थित है। बच्चों चौथा है लोथल। ये भोगवा नदी के किनारे विकसित हुआ, और इसको रंगनाथ राव खोज कर निकाले 1955 एवं 1962 के बीच, और यह बच्चों हमारे देश के गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिला में स्थित है। पांचवा है रोपड़, और यह सतलुज नदी के किनारे विकसित हुआ, और इसको यज्ञदत्त शर्मा खोज कर निकाले हैं 1953 एवं 1956 ईस्वी के बीच में, और यह अभी पंजाब का रोपड़ जिला में स्थित है। छठा है बच्चों कालीबंगा, और यह घग्गर नदी में विकसित हुआ, और इसको बीपी लाल एवं वीके अय्यर ने ढूंढ निकाला है, और यह 1953 ईस्वी में इसको खोजा गया, और यह वर्तमान में राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। और सातवां और अंतिम है धौलावीरा। बच्चों यह 1990 और 91 ईस्वी में रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा खोजा गया है, और यह गुजरात का कच्छ जिला में स्थित है। तो बच्चों ये था इस अध्याय का अंतिम वीडियो, और इसके बाद हम लोग इस अध्याय में दिए गए अभ्यास में दिए गए प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। बच्चों कुछ भी उत्तर दिया गया है ये आपको समझने के लिए है, और आप जब भली भांति समझ जाएंगे तो इससे भी सटीक उत्तर स्वयं लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो बच्चों शुरू करते हैं इस अभ्यास का पहला प्रश्न। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो का है हड़प्पा नगर कहाँ अवस्थित है? हड़प्पा नगर पंजाब के मोंटगोमरी जिले में स्थित है, जो कि अभी पाकिस्तान में है। प्रश्न ख, हड़प्पा नगर की इमारतें कैसी ईंटों से बनी थी? हड़प्पा नगर की इमारतें पक्की ईंटों से बनी थी। प्रश्न ग, कालीबंगा किस राज्य में अवस्थित है? कालीबंगा राजस्थान राज्य में स्थित है। प्रश्न घ, बृहत स्नानागार कहाँ मिला है? बृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिला है। तो यह था बच्चों रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब प्रश्न 2,
में है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। संक्षेप में आपको उसका उत्तर देना है। प्रश्न का है हड़प्पा काल में उपजाई जाने वाली फसलों की सूची बनाइए। तो बच्चों आपको याद होगा कि हड़प्पा काल में कौन कौन सी फसलें उपजाई जाती थी। धान, गेहूँ, मटर, चना, तिल और सरसों। तो इसकी सूची आपको बनानी है। प्रश्न का है हड़प्पा सभ्यता की नगरीय व्यवस्था का वर्णन कीजिए। वहाँ का नगर कैसा था। बच्चों हड़प्पा सभ्यता की नगर दो भागों में बटा हुआ था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा एवं ऊंचाई पर बना था और पूर्वी भाग बड़ा एवं निचले इलाके में बना था। संभवतः पश्चिम भाग में शासक यानी कि महाराजा रहा करते थे, इसलिए इसे नगर दुर्ग कहा गया। पूर्वी हिस्से में सामान्य लोगों के रहने के कारण इसे निचला नगर कहा जाता था। दोनों भागों की चहारदीवारी पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। तो ये था हड़प्पा सभ्यता की नगरीय व्यवस्था का वर्णन। अब प्रश्न ग है अन्नागार का निर्माण क्यों किया गया था। मतलब अनाज रखने की कोठी का निर्माण क्यों किया गया था। संभवतः जनता से कर के रूप में माने टैक्स के रूप में वसूल किया गया अनाज रखने के लिए अन्नागार का निर्माण किया गया था। प्रश्न घ मेसोपोटामिया में सिंधु सभ्यता की कौन सी चीजें प्राप्त हुई है। मेसोपोटामिया में सिंधु सभ्यता की अनेक चीजें प्राप्त हुई है, जिसमें खानेदार मनके मतलब खाना बना हुआ जिससे माला बनाया जा सके, सेल खड़ी की बटन और तांबे का श्रृंगारदान, ये सब मेसोपोटामिया में जो कि विदेशों में है सिंधु सभ्यता की वस्तुएं प्राप्त हुई थी। बच्चों अब चर्चा करने के लिए कुछ सवाल आपको दिया गया है। आप वर्ग जब स्कूल में रहेंगे तो वर्ग में इन विषयों पर आपको चर्चा करना है। 3 नंबर है कि हड़प्पा नगर के लोगों ने महान स्नानागार का निर्माण क्यों किया था। आपने सुना बच्चों, आप पुस्तक में भी पढ़े हैं, तो आप इस पे आपस में चर्चा कीजिएगा। चौथा है कि हड़प्पा सभ्यता में शिल्पकारी कला अनूठी थी। कैसे आप इसको कहेंगे कि अनूठी थी। 5वां है खंडहरों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो बच्चों ये 3, 4 और 5 प्रश्न पर चर्चा करना है। जब भी आप आपस में आप मिलें तो चर्चा जरूर कीजिएगा। अब आपको एक काम दिया है, आइए करके देखें के तहत। बच्चों हड़प्पा सभ्यता के उन स्थलों की सूची तैयार कीजिए जिसका वर्णन इस अध्याय में नहीं किया गया है। बच्चों इंटरनेट का युग है और आपके साथ आपके शिक्षक भी होंगे, तो आप शिक्षक और भी जो लोग जानते हैं उनके संपर्क कर या इंटरनेट से खोज कर आप उन स्थलों की सूची तैयार कीजिएगा जिसका वर्णन इस अध्याय में नहीं किया गया है। बच्चों इस अध्याय में उतनी ही बातें बताई गई है जो आपके स्तर का है, 7वां वर्ग के लायक है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, ऊंची क्लास में चढ़ते जाएंगे, आपको और भी विस्तार से इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। तो बच्चों ध्यान से पढ़िएगा, लिखने का अभ्यास जारी रखिएगा, खेलिएगा और खुश रहिएगा। धन्यवाद बच्चों।